गोपालगंज जिले के छोटे से गांव में अशोक अपनी पत्नी सीमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह गांव के जमींदार के खेत में काम कर अपना घर चलाता था। अशोक दिन रात एक कर खेतों में काम करता था, फिर भी उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अपने घर की आर्थिक स्थिति से परेशान होकर उसने शहर जाकर काम करने का निश्चय किया। अगले दिन उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। सीमा, मैं दिन रात जितनी मेहनत करता हूँ ना, उतनी दिहाड़ी नहीं मिलती है, जिस कारण मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पाता। हमारी स्थिति तो दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। आप चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर विश्वास रखो। विश्वास तो है सीमा, पर विश्वास से पेट नहीं भरता ना। जमींदार मुझे कभी मेरी मजदूरी पूरी नहीं देता है। भगवान की दृष्टि केवल अमीरों पर होती, हम गरीबों का तो कोई सहारा ही नहीं होता। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? गांव में आपके जैसा मेहनती और कोई नहीं है। आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? गांव में जमींदार के यहाँ काम करने के अलावा और कोई काम नहीं है, और अपना खुद का व्यापार शुरू करने के लिए भी हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। इसलिए मैंने शहर जाने का फैसला किया है। वहाँ कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। पर आपके शहर जाने के बाद यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? आपके अलावा मेरा और है ही कौन? देखो सीमा, तुम फिक्र मत करो, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। जैसे ही वहाँ मेरे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं तुम्हें भी शहर ले जाऊंगा। ठीक है जी, आप जाइए। वहाँ अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना। मैं आपका सामान बांध देती हूँ और रास्ते में आपके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। अगले दिन अशोक शहर के लिए निकल जाता है। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद वह शहर पहुँच जाता है। शहर में कोई जान पहचान न होने के कारण उसे रहने का कोई ठिकाना नहीं मिल पाता। बहुत जगह पता करने के बाद भी जब उसे कोई रहने का ठिकाना नहीं मिलता, तब वह थक हार कर उदास मन से एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है। मैंने शहर आने का निर्णय तो कर लिया, पर यहाँ तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं मिल रहा। शहर में कोई अनजान व्यक्ति की मदद ही नहीं करना चाहता, और होटलों का किराया तो मेरे महीने की कमाई से भी ज्यादा है। अशोक ये सब सोच ही रहा था, तभी एक बूढ़े चाचा उसके पास आकर बोले, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? अब कुछ ही देर में शाम हो जाएगी, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। दरअसल मैं इस शहर में आज ही काम की तलाश में आया हूँ, और मेरे पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ मैं। शायद मुझे आज की रात तो इसी पेड़ के नीचे ही बितानी पड़ेगी। अरे ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो बेटा। वहाँ मेरे और मेरी पत्नी के अलावा और कोई रहता ही नहीं है। हमारा एक बेटा है जो विदेश में नौकरी करता है, उसे हमारी फिक्र ही नहीं है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आपने मेरी तो बहुत बड़ी मदद कर दी है। फिर दोनों कोई घर की ओर चल दिए। जब वे दोनों घर पहुंचे तो उन्हें देखकर चाचा की पत्नी बोली, ये किसे अपने साथ ले आए हो? हमारे जान पहचान का तो नहीं लगता। फिर बूढ़े चाचा ने उसे सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आए। इसमें मुझे हमारे बेटे रवि की छवि नजर आती है। आप दोनों सच में बहुत अच्छे हैं। मैं आपका बेटा बनकर आप दोनों की सेवा करूंगा। की बातें सुनकर वे दोनों भावुक हो गए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। तुम दोनों बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। वैसे बेटा, तूने अपने लिए कहीं पर काम देखा है कि नहीं?
नहीं चाचा, मैं तो आज ही गांव से आया हूँ और कल सुबह से ही काम की तलाश में निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम देखो ज्यादा चिंता मत करना, ठीक? जल्द ही कोई ना कोई काम तुम्हें मिल जाएगा। फिर सब कुछ देर बातें कर भोजन करने के बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन अशोक सुबह ही काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ समय बाद उसे एक सेठ के यहाँ काम मिल जाता है। वह वहाँ पूरे लगन से काम करता है। उसके लगन देखकर सेठ भी उससे प्रसन्न हो जाता है। अशोक, तुम तो बड़े मेहनती इंसान हो भाई। मैं तुम्हारे काम से बड़ा खुश हूँ। मैं तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए बढ़ा देता हूँ। ये सुनकर अशोक बहुत खुश हो जाता है। वह और मेहनत से काम करने लगता है। अशोक अपनी मेहनत से कुछ ही महीनों में बहुत सा धन इकट्ठा कर लेता है। अब मेरे पास इतनी रकम जमा हो गई है कि मैं अब सीमा को भी शहर ला सकता हूँ। ये सोचकर अशोक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह सोचने लगता है कि जब मैं ये खबर सीमा को बताऊंगा तो वह खुश हो जाएगी। उसने अगले हफ्ते गांव जाने का विचार बनाया। उसे इस तरह मुस्कुराता देख चाचा उससे बोले, क्या बात है बेटा, आज तो तुम बड़े खुश लग रहे हो। हाँ चाचा, आज मैं बड़ा खुश हूँ सच में। आप दोनों के आशीर्वाद से मैंने अच्छी खासी रकम जमा कर ली है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगले हफ्ते गांव जाकर अपनी पत्नी को भी अपने साथ शहर ले आऊं। वो अकेले वहाँ गांव में मेरी चिंता कर रही होगी। अरे वाह भाई वाह, ये तो तुमने बिल्कुल सही सोचा है बेटा। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अब कोई कमरा किराए पर ले लूं ताकि मैं उसे वहां पर रख सकूं। अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हें हमारे घर में रहने में कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं चाचा, मैं आप दोनों को और परेशान नहीं करना चाहता। आप दोनों ने तो अभी तक का किराया भी मुझसे नहीं लिया। अब मैं अपनी पत्नी को यहाँ लाकर आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हारी पत्नी हमारे लिए बहू जैसी है। बहू के आने से माँ बाप खुश होते हैं, ना कि परेशान। चाचा चाची के बार बार कहने पर अशोक उसी घर में रुकने का निश्चय करता है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। कुछ दिन बाद जब अशोक गांव जाने लगा तो उसके मन में एक ख्याल आया। इतने पैसे अपने साथ ले जाना सुरक्षित नहीं है। क्यों ना मैं इस पैसे को मुखिया जी के पास रख दूं। उनके पास ये पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ये सोचकर अशोक पैसे लेकर मुखिया जी के पास चला गया। कौन हो भाई तुम? मुखिया जी, मैं गांव से आया हूँ शहर में काम करने। मैं यहीं रमेश काका के साथ उनके घर में रहता हूँ। मुझे कुछ पैसे आपके पास रखवाने हैं। मैं कुछ दिनों में वापस आकर इसे ले जाऊंगा। ठीक है, तुम निश्चिंत होकर जाओ। तुम्हारे पैसे यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं, ठीक है? उसके बाद अशोक खुशी खुशी अपने गांव चला जाता है। गांव में उसकी पत्नी अशोक को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे, आप आ गए। शहर में कोई काम मिला या नहीं? मैं यहाँ रोज आपके लिए दुआ करती थी। अरे सीमा, भगवान ने तुम्हारी दुआ सुन ली। मुझे शहर में एक काम मिल गया है और मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुनकर सीमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसी खुशी में आपके लिए कुछ मीठा खाने को बना देती हूँ। फिर खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह अशोक सीमा को अपने साथ शहर लेकर चला आता है। रास्ते में अशोक बूढ़े चाचा चाची के बारे में सीमा को सब बताता है। शहर पहुंचकर दोनों बूढ़े चाचा चाची के घर जाते हैं। उन्हें देखकर चाची बोली, आ गए अशोक बेटा। कैसी हो तुम बेटी? अशोक तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। फिर सब बातें करने लगते हैं। अगले दिन अशोक मुखिया जी के पास अपने पैसे लेने चला जाता है। उसे देखकर मुखिया जी बोले, कौन हो भाई तुम? मुखिया जी, मैं अशोक हूँ।
याद करिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको कुछ पैसे रखने को दिए थे। आज वही लेने आया हूँ। मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए। पैसे? अरे कौन से पैसे भैया? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। और तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि तुमने मुझे पैसे रखने को दिए थे? मुखिया जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कुछ समय पहले ही तो आपको पैसे दिए थे। मैंने विश्वास करके आपको पैसे दिए थे मुखिया जी। अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं एक गरीब मजदूर हूँ और मेरे लिए वो पैसे बहुत कीमती हैं। मैंने बड़ी मेहनत से वो पैसे जमा किए थे मुखिया जी। अशोक के बार बार कहने पर भी मुखिया उसे पैसे नहीं देता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। पैसे न मिलने से अशोक बहुत हताश हो गया था। वह उदास मन से घर लौटा। उसके चेहरे पर उदासी और परेशानी देखकर सीमा बोली, क्या हुआ जी? आप इतना परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? फिर अशोक ने सारी बात सीमा और बूढ़े चाचा चाची को बताई। मुखिया ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। उसे तुम्हारे पैसे वापस करने ही होंगे। ये सब सुनकर सीमा के दिमाग में एक तरकीब आई और उसने सभी को अपनी तरकीब बताई। ये तो तुमने बड़ी अच्छी तरकीब बताई है सीमा। अब उस मुखिया को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन सीमा एक बड़े व्यापारी की पत्नी बनकर मुखिया के घर जाती है और उससे बोलती है, कैसे है मुखिया जी? मैं तो ठीक हूँ, पर माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शहर के बड़े व्यापारी हीराचंद की पत्नी हूँ। मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर गए हैं और मुझे भी कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। मेरे पास इस पोटली में बहुत सारे धन है, इसलिए मैं इसे आपके पास सुरक्षित रखवाने आई हूँ। इतने सारे पैसे देखकर मुखिया की आंखों में लालच भरी खुशी छा गई। हाँ, तुम चिंता मत करो बहन, ये पैसे मेरे पास सुरक्षित ही रहेंगे। किंतु मुखिया जी, मुझे प्रमाण के तौर पर कुछ तो चाहिए कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, वरना ऐसा ना हो कि आपने जैसे उस गरीब अशोक के पैसे नहीं लौटाए वैसे मेरे भी ना लौटाए। ये सुनकर मुखिया थोड़ा घबरा सा गया। तुम ये किस अशोक की बात कर रही हो? मैं किसी अशोक को नहीं जानता हूँ। ये सब सुन सीता ने अशोक को वहाँ बुलाया। अशोक को वहाँ देख मुखिया हड़बड़ा गया और सोचने लगा, अरे कहीं इस अशोक ने सीमा को सब कुछ बता तो नहीं दिया? कहीं इसके चंद पैसों के चक्कर में मैं इतने सारे पैसे न खो दूं। अच्छा, तुम वो अशोक। अच्छा, वो दरअसल मेरी कल थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं दवा खाकर सो रहा था। उसी समय ये आया होगा और नींद में होने के कारण मैं इसे ठीक से पहचान नहीं सका। तो तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे पैसे तुम्हें देता हूँ। फिर मुखिया भीतर से पैसे लाकर अशोक को दे देता है और सीमा से कहता है, अरे अब तो तुम्हें मुझ पे यकीन हो गया ना कि मैं कितना ईमानदार हूँ। लाओ वो पोटली मुझे दे दो, मैं इसे सुरक्षित रख देता हूँ। सीमा एक चालाक औरत थी। उसने पोटली में पैसे की जगह कागज के टुकड़े रखे थे। सीमा ने वह पोटली मुखिया को दे दिया, लेकिन मुखिया उस समय पैसों के लोभ में इतना खोया था कि वह पोटली खोलकर देखना ही भूल गया। जब सीमा और अशोक वहां से चले गए तो थोड़ी देर बाद वह पोटली खोलकर देखता है। पोटली खोलते ही वह स्तब्ध रह जाता है। इस सीमा ने तो मुझे मूर्ख बना दिया। वो जरूर ही इस अशोक की जान पहचान की होगी और अशोक की मदद करने के लिए ही उसने ये सब किया होगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुखिया की पत्नी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वह मुखिया के पास आकर उससे बोली, ये सब आपके लालच का परिणाम है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि गरीबों के पैसे मत खाइए, पर आपने मेरी एक ना सुनी। भगवान की कृपा से हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। उसकी पत्नी के बहुत समझाने पर मुखिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था।
न जाने मैंने कितने मेहनती गरीब मजदूरों की बद्दुआ ली है, लेकिन मैंने अब निश्चय कर लिया है कि मैं अब से किसी गरीब के पैसे नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं अब से गरीबों की मदद करूंगा। इधर पैसा मिलने के बाद सीमा और अशोक भी बहुत खुश थे। अशोक ने उन पैसों से अपना खुद का व्यापार खोला। अशोक ने अपनी मेहनत से उस व्यापार को खूब बढ़ाया और कुछ ही समय में अशोक उस शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया और वह बूढ़े चाचा चाची के साथ खुशी खुशी रहने लगा। पटना जिले के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान सुखिया रहता था। उसके 2 बच्चे थे, मीरा और रघु। सुखिया उन दोनों से बहुत प्यार करता था। सरिता मीरा और रघु की सौतेली माँ थी। वह मीरा और रघु को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण परेशान ही किया करती थी। एक दिन सरिता भोजन बना रही थी, तभी सरिता के पास मीरा आती है। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैं तुम दोनों भाई बहन की नौकर नहीं हूँ। मैं ये भोजन अपनी बेटी नेहा के लिए बना रही हूँ। मैं जानती हूँ माँ कि आप ये भोजन नेहा के लिए बना रही हो। मुझे बस थोड़ा सा भोजन दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती कलमुही? माँ तो मर गई और मुझ पर दोनों का बोझ छोड़ गई। सरिता की ऐसी बात सुनकर मीरा उदास हो जाती है। तभी वहाँ नेहा आती है। वह बड़ी कड़क आवाज में बोलती है, माँ, ओ माँ, मुझे कुछ खाने को दो जल्दी, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी सरिता उसके लिए खाना लेकर आती है। नेहा भोजन खाने लगती है। कैसा लगा तुझे भोजन? ठीक तो बना है ना? माँ, और रोटी लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ, तेरे लिए ही तो बनाया है। देखते ही देखते नेहा सारा भोजन खा जाती है। मीरा वहाँ खड़े होकर उदासी भरी नजरों से देखती ही रह जाती है। अगले दिन नेहा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ मेरी बच्ची? माँ, मुझसे अब खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। ये जरूर उस मनहूस मीरा की वजह से हुआ होगा। देखा नहीं, जब मैंने उसे कल भोजन नहीं दिया तो कैसे हमें घूर रही थी। तभी सरिता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कहाँ मर गई कलमुही? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ माँ? आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? अरे देख, तेरी वजह से क्या हो गया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरी बेटी से दूर रहो। मैं जानती हूँ तू इसकी खूबसूरती से जलती है, इसीलिए तू चाहती है कि ये बीमार हो जाए और इसकी खूबसूरती कम हो जाए। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी माँ? नेहा तो मेरी छोटी बहन है। मीरा ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ रघु आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, क्या हुआ माँ? आप ऐसे दीदी को क्यों डांट रही हैं? क्या किया है इसने? आगे अपनी दीदी का चमचा, जब देखो तब अपनी बहन की तरफदारी करने आ जाता है। बड़ी जल्दी खेत से आ गया तू। मैंने तुम्हें अपने पिताजी की मदद करने के लिए खेत भेजा था, तो तू वापस क्यों आ गया? नहीं नहीं माँ, मुझे तो पिताजी ने ही वापस घर भेज दिया। उन्होंने कहा कि बहुत तेज धूप है, इतनी कड़ी धूप में मैं अगर खेत में काम करूंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। उन्हें बड़ी फिक्र है तुम दोनों की। नेहा की तो उन्हें परवाह ही नहीं है। हे भगवान, ना जाने कब इन दोनों से पीछा छूटेगा। माँ, इन दोनों को बाद में डांट लेना, पहले मुझे वैद्य जी के पास ले चलो। हाँ मेरी बच्ची, चल तुझे वैद्य जी के पास लेकर चलूं। पता नहीं इन दोनों भाई बहनों की वजह से और क्या क्या देखना पड़ेगा। इसके बाद सरिता नेहा को लेकर वहाँ से चली जाती है। रघु, माँ बहुत बुरी है ना? वो केवल नेहा से ही प्यार करती है, हम दोनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर हमारी माँ होती तो वह भी हमें ऐसे ही प्यार करती। मैं माँ की शिकायत पिताजी से करूंगी।
नहीं दीदी, ऐसा नहीं कहते। अब यही हमारी माँ है। उन्हें थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है ना, बस इसलिए ऐसा बोलती हैं। तुम अगर पिताजी से उनकी शिकायत करोगी तो वो हमें और डांटेंगी। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। मैं पिताजी से कुछ नहीं कहूंगी। अगले दिन जब सुखिया अपने खेत से घर लौटा तो उसके हाथ में चोट लगी थी। अरे, ये आपके हाथ से खून कैसे बह रहा है पिताजी? आपको ये चोट कैसे लगी? माँ, ओ माँ, जल्दी बाहर आइए। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? अब क्या कर दिया तुमने? तभी वो सुखिया को देखती है। हाय, ये क्या हो गया? इतना खून कैसे निकल रहा है? कुछ नहीं, खेत से लौट रहा था कि रास्ते में मुझे चक्कर आ गया और मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं गिर गया। पिताजी, लाइए, मैं आपकी चोट पर दवा लगा देती हूँ। इससे आपकी चोट जल्दी भर जाएगी। हाँ मेरी बच्ची, ले लगा दे। थोड़ी देर बाद नेहा सरिता को आवाज लगाती है। माँ, ओ माँ, आज मेरा खीर खाने का मन है। जरा बना देना और जरा जल्दी बनाना, भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, अभी बनाकर लाती हूँ। सरिता खीर बनाने लगती है। वे खीर बना ही रही होती है कि तभी वहाँ सुखिया की बुआ मालती आती है। सरिता, कैसी हो बेटी? अरे बुआ जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद हमारी याद आई। मैं भी ठीक हूँ। वो मैं इधर से गुजर रही थी तो सोचा तुम सबसे मिलती चलूं। अच्छा किया बुआ जी, मैं अभी खीर ही बना रही थी। थोड़ी देर में सबको देती हूँ। लगता है बच्चों के लिए खीर बन रही है। हाँ, वो आज नेहा को खीर खाने का मन कर रहा था। ये सब बातें मीरा और रघु सुन रहे थे। अरे बच्चों, देखो तो, आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खीर बनाया है। आ जाओ, खीर खाकर देखो कितनी स्वादिष्ट बनी है। अरे हाँ हाँ, बच्चों के लिए ही तो बना रही हूँ, खा लो बच्चों। मीरा और रघु दोनों को एक नजर देखते रहते हैं। अरे देख क्या रहे हो बच्चों, आ जाओ। उसके बाद दोनों बच्चे खीर खाने लगते हैं। सरिता दोनों को बड़े गुस्से से देखती रह जाती है। अरे अरे, बस भी करो नालायकों, सारी खीर खा जाओगे क्या? मेरी नेहा के लिए कुछ तो छोड़ दो। मीरा और रघु बहुत भूखे थे और अपनी तेज भूख के कारण दोनों सारी खीर खा जाते हैं। बुआ भी खीर खाकर आराम करने चली जाती है। बहुत चालाक बनते हो ना तुम दोनों। बुआ जी के सामने तो मैं तुम दोनों से कुछ कह नहीं सकती थी, वरना ये समझती कि सौतेली माँ दोनों बच्चों को परेशान करती है। लेकिन तुम दोनों को सजा तो जरूर मिलेगी। आज से 3 दिन तक तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी, तभी अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। ऐसा मत बोलो माँ, हमें बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए हमें पता ही नहीं चला कि खीर कब खत्म हो गई। अब बहाने मत बनाओ। ये खीर मैंने नेहा के लिए बनाई थी, उसे खीर बहुत पसंद है। तुम दोनों की वजह से वह आज खीर नहीं खा पाएगी, इसलिए तुम दोनों को सजा तो मिलेगी ही। इतना बोलकर सरिता गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दीदी, हम 3 दिन तक भूखे कैसे रहेंगे? तुम चिंता मत करो रघु, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। अगली सुबह सुखिया को किसी काम से शहर जाना पड़ा। मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम बच्चों और बुआ जी का ख्याल रखना। अरे रे, चुप करो तुम। कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पीठ पीछे मैं उन दोनों को तंग करती हूँ? सौतेली हूँ ना, इसलिए मुझे ताना दिया जाता है। अरे भगवान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे नेहा को प्यार करती हो, वैसे ही मीरा और रघु को भी करती हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
इसके बाद सुखिया वहाँ से चला जाता है। सरिता मन ही मन मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर बाद मीरा सरिता के पास आती है और उससे बोलती है, माँ, मुझे और रघु को बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। नहीं, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा तुम दोनों को। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अब जा यहाँ से। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सभी सो रहे थे। तभी मीरा और रघु चुपके से रसोई में जाते हैं। दीदी, दीदी, अभी माँ सो रही है, तुम जल्दी से कुछ खाने को बना दो ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन अगर माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी। दीदी तुम चिंता मत करो ना, माँ अभी घोड़े बेचकर सो रही है। मीरा जल्दी से भोजन बनाने लगती है। फिर दोनों बच्चे भोजन खाकर सोने चले जाते हैं। बुआ दूर खड़ी ये सब देख रही थी। आज तो सच में इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर मजा ही आ गया। लेकिन अगर माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी। दीदी तुम ज्यादा चिंता मत करो, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर दोनों बच्चे सो जाते हैं। अगली सुबह सरिता ये सोचकर बड़ी खुश हो रही थी कि वे दोनों बच्चों को भूखा रखने में कामयाब हो गई। अब इन दोनों को समझ में आएगा, मेरी नेहा के हिस्से की खीर खाएंगे। वह इसी तरह 2 दिनों तक बच्चों को खाना नहीं देती है। बच्चे इसी तरह चोरी छिपे थोड़ा बहुत खाकर अपना पेट भर रहे थे। इसी बीच सरिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। वह अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाती है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वह करहाते स्वर में नेहा को आवाज देती है, नेहा, कहाँ हो मेरी बच्ची? क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। तुम जाकर वैद्य जी को बुला लाओ और मेरे पैरों में थोड़ी मालिश कर दो। क्या माँ, तुम्हें भी आज ही बीमार होना था? मैं अपनी सहेलियों के साथ नदी किनारे घूमने जा रही हूँ। तुम मीरा को बोलो, वो वैद्य जी को बुला लाएगी। मुझे मत परेशान करो। तभी वहाँ मीरा और रघु आते हैं। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों लेटे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम दोनों मनहूसों की वजह से ही मेरी ये हालत है। सरिता बीमार हालत में भी उन दोनों को कोसती रहती है। तभी बुआ जी वहाँ आ जाती है और सरिता से बोलती है, क्या हुआ बहू, तुम ऐसे बच्चों को क्यों डांट रही हो? कुछ नहीं बुआ जी, वो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं इन बच्चों को वैद्य जी को बुलाने के लिए बोल रही थी। जाओ रघु, तुम वैद्य जी को बुला लाओ। रघु वैद्य जी को बुलाने चला जाता है और मीरा उसके पैरों की मालिश करने लगती है। कुछ देर बाद रघु वैद्य जी को ले आता है। देखिए, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ये कुछ दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन इन्हें कुछ दिनों तक सेवा की जरूरत है। सुनो मीरा बेटी, अपनी माँ का ख्याल रखना। तुम जितना इनकी सेवा करोगी, ये उतनी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। वैद्य जी के जाने के बाद रघु और मीरा सरिता की खूब सेवा करते हैं और घर का सारा काम भी वे दोनों करते हैं। नेहा एक बार भी अपनी माँ का हाल चाल पूछने भी नहीं आती। अब कैसा लग रहा है माँ? हाँ माँ, बताओ ना हमें। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो मैं अभी वैद्य जी को बुला के ले आता हूँ। ये देखकर सरिता का दिल पसीजने लगता है। तभी बुआ जी सरिता को बोलती हैं, देख रही हो ना बहू, जिन्हें तुम इतना कोसती थी वही आज तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं। और नेहा, जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो, वो तुम्हें एक बार देखने भी नहीं आई। ये सुनकर सरिता की आंखें नम हो जाती हैं। आप ठीक बोल रही हैं बुआ जी, मुसीबत आई तो मेरी खुद की बेटी ही मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मेरे बच्चों,
मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव किया। कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन तुम दोनों ने सच में बहुत अच्छे हो। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप माफी मत मांगिए माँ, हमने आपको अपनी माँ पूरे दिल से माना है। हम ये जानते थे कि एक दिन आप जरूर हमें अपना लोगी। हाँ माँ, हमने कभी आपको सौतेली माँ नहीं माना। अब आप ही हमारी माँ हैं। दोनों बच्चों के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे दोनों को गले लगा लेती है। देखा तुमने बहू, ये दोनों बच्चे तो तुम्हें पूरे दिल से अपनी माँ मानते हैं। अब तुम्हारी बारी है इन्हें अपना बच्चा मानने की। आप ठीक बोल रही हैं बुआ जी। अब से मैं इन्हें नेहा जितना नहीं बल्कि नेहा से भी अधिक प्यार करूंगी। तभी वहां सुखिया आ जाता है। क्या हुआ सरिता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी, सब ठीक है। उस दिन के बाद से सरिता दोनों बच्चों को बहुत प्यार करने लगती है और सभी एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।